तो आज हम चैप्टर नंबर 17 है उसको रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन। 4 मार्क्स का आता है राजस्थान बोर्ड में ये जो चैप्टर, इसका जो वेटेज है। फर्स्टली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए पढ़ते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन। चैप्टर में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए आप इस तरह से समझे। सबसे पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं। जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मैक्सवेल, और रियल में वो क्या कर रहे थे, एक कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे। ये एक कैपेसिटर है और इसको किससे चार्ज किया जा रहा है? एसी वोल्टेज सोर्स से इसको चार्ज किया जा रहा है ना। अब इसको एसी वोल्टेज सोर्स से चार्ज किया जा रहा है तो एसी का तो लगातार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर बनने वाला वो वेरिएबल होगा। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यू बनेगा, कभी यू बनेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन आप जानते हो लगातार क्या होती है, वेरी करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस भी वेरी करती जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब हम बात करें कि इसके अंदर का यदि हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? इसके अंदर एक एम्पीरियन लूप बनानी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 7 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने देखा था। वहां पे यदि हम इसमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाएं तो BDL cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I होना चाहिए। लेकिन इस लूप के अंदर यदि हम इसको भूल जाए, इस लूप के अंदर तो कोई वायर ही नहीं है। वायर नहीं है तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। और करंट 0 है तो इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बता रहे हैं कि इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या नहीं था? 0 नहीं था। तो इस एक्सपेरिमेंट ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया, भाई क्या हमारा जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो गलत है, यानी क्या वो इनकम्प्लीट है, क्या उसमें कुछ कमियां हैं? इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसके चलते हम एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि इन रियल यहाँ करंट, कंडक्शन करंट तो नहीं फ्लो हो रहा, क्योंकि कंडक्शन करंट वो होता है जिसको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, कंडक्शन करंट नहीं। तो यहाँ कौन सा करंट है? यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट बिना मीडियम के फ्लो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट d फाई बाय dt। ये जो फाई लिखा जा रहा है ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। तो आप ये सोच रहे होंगे क्या ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है, इसको करंट नाम क्यों दिया और इसका कॉज क्या है? इसका कॉज जानने के लिए हम थोड़ा सा इसको इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट d बाय dt, और इस फाई को लिख देते हैं EA cos थीटा, जो कि आपने गाउस लॉ में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब यहाँ आप जानते हैं कैपेसिटर की प्लेट का एरिया भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तो दोनों के बीच एंगल कितना हुआ? 0 हुआ। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है d बाई dt ऑफ EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट d बाई dt ऑफ EA, या A को हम बाहर कांस्टेंट ले लें तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट DE बाय dt। अब ये जो करंट है कुछ इस तरह से जो आ रहा है, लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है इसकी? A एप्सिलॉन नॉट DE बाय dt। ये करंट के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। इस करंट के लिए क्या चाहिए? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है बिना किसी वायर के, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये कह सकते हैं ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो करंट है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? इट इज करंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कह सकते हैं करंट
प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होने वाले करंट को ही क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा जाता है। हम देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट के इक्वल है, यानी यहाँ आप सोच रहे हैं यहाँ कंडक्शन करंट है लेकिन यहाँ कोई कंडक्शन करंट नहीं है, तो यहाँ कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को जानने के कंडक्शन करंट के इक्वल प्रूव करना हो तो देखो हम किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आई है आपकी, यहाँ पे आपने ये देखा कि आईडी की जो वैल्यू आ रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है ए एप्सिलॉन नॉट डीई बाई dt, और इसको लिखा जा सकता है d बाई dt ऑफ कैपेसिटर की प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपने पढ़ा था कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। या इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से d बाई dt, सिग्मा को लिखा जा सकता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया यही पढ़ा था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इनटू एप्सिलॉन नॉट। ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लें तो ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट dq बाय dt, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और जो अपना डिस्प्लेसमेंट करंट है id जो है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, कंडक्शन करंट के। हेंस वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल्स टू कंडक्शन करंट। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के इक्वल होता है, ये कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं किसकी, मैक्सवेल की इक्वेशन की। इसको ध्यान रखिए, ये डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए फॉर्मूला है। अब हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल की इक्वेशंस। देखो मैक्सवेल की इक्वेशंस की बात करें, मैक्सवेल के इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। राइट एनी टू इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल की कोई दो इक्वेशन लिखिए। पहले जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ई डी ए का क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इक्वेशन इज नॉट फॉर न्यू फॉर यू, आपके लिए कोई नई इक्वेशन नहीं है ये। कैसे, क्योंकि आप इस इक्वेशन को सीख चुके हैं गाउस लॉ में भी। क्या सीखा था, E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे भी लिखा था वहां, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो है, किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उसके अंदर चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है, तो सेम वो की वो ही है। इसको ध्यान रखनी आपको है ना। एक इक्वेशन तो ये है, एक इक्वेशन आपने वहां सीखी थी कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो होता है। ये ऐसे आई थी वहां, वेक्टर B डॉट वेक्टर ds इज इक्वल्स टू 0। और ये बताता था कि जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, उससे ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ से जितनी लाइनें निकलेंगी साउथ पे इतनी ही क्या होंगी, वापस आएंगी। तो जितना फ्लक्स निकला उतना ही फ्लक्स क्या हुआ, वापस आया। तो यही तो बताता था कि किसी क्लोज सरफेस से निकलने वाला नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जीरो। ये कब जीरो नहीं हो सकता था, जब केवल हमारे पास क्या होता है, एक ही पोल। तो इन रियल ये बताता है कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी एक गाउस मैक्सवेल इक्वेशन है, मैग्नेटिज्म से ली गई है, गाउस लॉ। अब हम बात करें नेक्स्ट की, दूसरा जो लिया गया है वो है मैक्सवेल की इक्वेशन, फैराडे लॉ से ली गई है। उस इक्वेशन को फर्स्टली मैं लिख देता हूं, फिर बताता हूं कैसे आई। E dl इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई dt। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये कैसे आई होगी, देखो फैराडे ने क्या बताया था, फैराडे ने बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन dt। और कौन से फ्लक्स की बात की थी उन्होंने, मैग्नेटिक फ्लक्स की।
आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था V इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ऐसे पढ़ा था। अब इन दोनों को हम इक्वल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है ई डी आर इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। भाई ये ईएमएफ भी वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वोल्ट होता है, तो इस दोनों को इक्वल कर दिया तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है ना। नेक्स्ट जो इक्वेशन ली गई है वो ली गई है एम्पियर सर्किटल लॉ से। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो ली गई है कहां से, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर ने यही तो कहा था कि बीडीएल है वो क्या होता है म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई, और यहाँ दो करंट बताए गए, एक कंडक्शन करंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे कैपेसिटर की प्लेट के अंदर कंडक्शन करंट जीरो होता है तो वहां कौन सा करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट को हम कुछ इस तरह से लिखें तो ये आ जाएगा क्या, म्यू नॉट इनटू आई सी प्लस म्यू नॉट इनटू आई डी, को ये लिखा जा सकता है ए एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। तो ये ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशन है इनको बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। ये कहां से ली गई है, गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये क्या है गाउस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये क्या है फैराडे लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ से। इन इक्वेशन को बोला जाता है मैक्सवेल इक्वेशन। फिर हम इसमें बात करें, ये इक्वेशन ये बता रही है जहां चार्ज मिलेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। कहने का मतलब चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ये यही बता रही है। ये इक्वेशन बता रही है मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और ये इक्वेशन का थोड़ा सा हम और ऑपरेशन करें तो देखो फाई को आपको लिखना एग्जाम में यही है, मैं थोड़ा इसको समझा के बता रहा हूं। यदि हम इसको ऐसे लिखते हैं ई डी एल इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी ये लिख दे यदि कॉस जीरो हो तो। अब ए को हम इधर ले आए तो ए इधर हो गया। अब ये इक्वेशन ये बता रही है यदि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हुआ है ना तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, और ये वैल्यू जीरो नहीं होगी तो ये भी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो कुल मिला के ये इक्वेशन ये बता रही है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इक्वेशन। यानी मैं यहां लिख दूं इसको कि इन रियल ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एमएफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखा है मैंने कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इक्वेशन जस्ट इसका अपोजिट बता रही है कि जहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी ये बता रही है वेरिएबल कौन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इक्वेशंस कुल मिलाकर के ये बता रही है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मे बी द सोर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, सोर्स हो सकते हैं। कौन कौन, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन इक्वेशंस को ध्यान रखिए, ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये याद करनी है आपको। क्या नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट मैक्सवेल इक्वेशन, तो उसमें यही याद कर रखनी है आपको। अब हम बात करेंगे इन इक्वेशंस को जो कि बता रही हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अब देखो मान लो ये आपका याद हो गई होगी। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पहली इक्वेशन क्या बता रही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल है तो वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रियल में होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम ये कहें एन ऑक्सीलेटिंग चार्ज पार्टिकल, ऑक्सीलेटिंग चार्ज जो ऑक्सीलेट कर रहा हो, ऑक्सीलेटिंग चार्ज कैन प्रोड्यूस ऑक्सीलेटिंग
ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एंड ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन रीजनरेट, फिर से जनरेट कर सकता है इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी वेव को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है ना। दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप इक्वेशन ध्यान रख लीजिए, जैसे याद रखने के हिसाब से कि जैसे एक्स, पहले तो मैं इसकी वो बता दूं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। तो यहाँ इस एक्सेस में कौन वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसने प्रोड्यूस किया, किसी चार्ज ने प्रोड्यूस किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपने देखा है, क्योंकि आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है किसी भी कंडक्टर के, और मैग्नेटिक फील्ड उसके सर्कुलर पाथ में होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था ये जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये इस तरह से। अब ये कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उन सभी कॉजेस का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुआ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेगा। दैट मींस वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी नीचे की डायरेक्शन में फिर से क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फिर से क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये कौन है, अब ये जो चल रहा है ये कौन है, बी है, और ये जो है वो कौन है, ई है। तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है यूं, इस तरह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूं चला इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड चला ऐसे। यदि हम एक्सेस माने, ये तीसरा एक्सेस माने, तो एक तो यूं चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है यूं, इस तरह से। दोनों सेम फेज में होते हैं यहाँ पे, जैसे एक तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यदि आप कहें जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो दोनों ही कौन से डायरेक्शन में चलेंगे, एक्स डायरेक्शन में चलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किनके वाइब्रेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसी वेव को हम वेव मोशन में पढ़ा था, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरह की ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, इसमें आप एक बात ध्यान रखें, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है और टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं En इनटू En sin kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। और मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं Bn sin kx माइनस ओमेगा टी। के जहां प्रोपगेशन कांस्टेंट है और k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। अब ये मैंने किस तरह से लिखवाया है, जैसे मान लो आपको कोई एक इक्वेशन दे दी, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वेशन दे दी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी 20 साइन, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन दे दी आपको ext इज इक्वल टू 20 साइन, और जैसे ये कोई भी वैल्यू दे दी 2 into 10 की पावर 11 t माइनस, और ये वैल्यू दे दी आपको 100 पाई टी ऐसे दे दी, और आपको पाई एक्स
अब आप कंफ्यूज हो गए, आपको ये देखना x या y या z जो भी आए, अब उल्टा है ये देखना x y z का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो किसकी वैल्यू होती है, x की वो वैल्यू होती है k की। अब ये मत कर सोचना कि ये k है, k किसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ x डायरेक्शन है तो x आएगा, y डायरेक्शन है तो y और z डायरेक्शन है तो z। उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो किसकी वैल्यू होगी, k की। और k की वैल्यू क्या होती है 2π/λ। वो रख के हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। वो गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या आ जाएगी आपके पास में, वेवलेंथ आ जाएगी, है ना। तो कई बार ऐसा भी दे दिया जाता है, जैसे ये नहीं दिया जाए, यहाँ ओमेगा टी दे दिया और यहाँ क्या दे दिया, kx दे दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये ओमेगा टी दे दिया और ये kx दे दिया, तो यहाँ जो वैल्यू है वो किसकी, x का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो k की वैल्यू है। k प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, कंपेयर करके k निकाल लेंगे, उसको 2π/λ के इक्वल रख लेंगे और लैम्डा निकाल लेंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। इस तरह से ये है। तो ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, है ना। अब बात करते हैं इसकी